ड्रामे के स्टार्ट में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिनका नाम मनहम होता है। वो अपनी बेटी दोंगी को उड़ने के लिए बोलती हैं। दोंगी के पास उड़ने की सुपर पावर थी, पर वज़न बढ़ने की वजह से वो उड़ नहीं पाती है। फिर ओल्ड लेडी अपने बेटे गुइजू को पास्ट में जाने बोलती हैं। ये हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है। असल में गुइजू के पास पास्ट में जाने की सुपर पावर थी, बट डिप्रेशन की वजह से वो बहुत ड्रिंक करता था, जिसकी वजह से उसकी पावर ख़त्म हो गई थी। फिर ओल्ड लेडी अपनी पोती इना को सुपर पावर यूज़ करने बोलती हैं, पर वो फ़ोन में लगी रहती है और उन्हें इग्नोर करती है। यहाँ हम गुइजू के डैड को भी देखते हैं। दोंगी अपनी मॉम को सुपर पावर यूज़ करने बोलती है। उनके पास फ्यूचर देखने की सुपर पावर थी, पर वो नींद ना आने की वजह से अपनी सुपर पावर खो चुकी थी। गुइजू की मॉम सबसे कहती हैं हमारा परिवार खतरे में है, सुपर पावर ना होने से अच्छा है हम सब पानी में कूद जाएं, और ये बोल के वो पानी की तरफ भागने लगती हैं, पर लास्ट में रुक जाती हैं। फिर वो मुड़ के बोलती हैं मरने से अच्छा है हम सब कोई रास्ता ढूंढें। वो नोटिस करती हैं गुइजू गायब हो चुका है। वो सब सोचते हैं गुइजू पास्ट में चला गया है। फिर उन्हें बीच पर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि कोई डूब रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम दहाई है। वो पानी में भाग के जाती है डूबते हुए को बचाने के लिए। पानी में कोई और नहीं, गुइजू डूब रहा था। वो एक बीच को याद कर रहा था जहाँ वो किसी के साथ था। दहाई उसे बचाकर किनारे लाती है, पर वो बेहोश होता है। वो उसे सीपीआर देती है और उसे बचा लेती है। गुइजू दहाई को कोई और समझकर गले लगाता है। तभी गुइजू के मॉम डैड आकर ये देख लेते हैं। फिर गुइजू दोबारा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरे फैमिली को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। गुइजू की मॉम उससे पूछती है तुम पानी में क्यों कूदे। गुइजू कहता है ये सिर्फ एक्सीडेंट था और अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो अभी भी फ़ोन में लगी हुई थी। गुइजू की मॉम उस लड़की के बारे में सोचती है जिसने गुइजू की जान बचाई थी। वो कहती है मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक स्पा में कुछ एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी के बारे में बात करते हैं कि कैसे कितना भी मसाज करा के उन्हें नींद नहीं आती है, और जो भी उन्हें सुला पाएगा वो उन्हें 1 मिलियन वॉन इनाम में देंगी। और वो नींद की दवाई नहीं लेना चाहती थी ताकि उन्हें हैबिट ना हो जाए। तभी वहाँ मैनेजर आती हैं और पूछती हैं कि ओल्ड लेडी की मसाज करने कौन जा रहा है, पर कोई जवाब नहीं देता है। तभी दहाई वहाँ आती है जो कि इसी स्पा में काम करती थी। वो जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दहाई ओल्ड लेडी को एक चाय पीने देती हैं और फिर उनकी मसाज करती है। ओल्ड लेडी मसाज के बाद सो जाती है। वो उठ के शॉक होती है कि आखिरकार उनको नींद आ गई। ओल्ड लेडी प्रॉमिस किया हुआ पेमेंट रिसेप्शन पर मैनेजर को देने जाती हैं। ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं गुइजू की मॉम थी। वो मैनेजर से मसाज करने वाली लड़की का नाम पूछती हैं। तभी दहाई वहाँ आ जाती है और अपना नाम बताती है। गुइजू की मॉम दहाई को पहचान लेती हैं। वो उससे पूछती हैं तुमने ही मेरे बेटे को पानी में डूबने से बचाई थी ना। ये बात मैनेजर सुन लेती है तो दहाई बात को बदल देती है और कहती है मतलब आपके बेटे के शूज़ को डूबने से मैंने बचाई थी ना। वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि स्पा में किसी को ये बात पता ना चले। गुइजू की मॉम उसे इनाम से डबल पैसे देती हैं, पर दहाई उसे लेने से मना कर देती है और कहती है आप बस मुझसे मसाज कराने आते रहिएगा। गुइजू की मॉम उससे पूछती है क्या तुम मेरे घर आ सकती हो मसाज करने। दहाई मैनेजर की तरफ देखती है तो गुइजू की मॉम मैनेजर से डायरेक्ट पूछती हैं और पैसे देती हैं। फिर मैनेजर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दहाई को गुइजू की मॉम के घर आते हुए देखते हैं। वो एंट्रेंस पे हेलो कहती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। वो एक रूम को देखती है जहाँ बहुत सारे एक्सपेंसिव सामान रखे होते हैं। तभी पीछे से गुइजू की मॉम आ जाती हैं और उसे दूसरे रूम में ले जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुइजू को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ हर चीज़ बिखरा हुआ था और काफ़ी अंधेरा भी था। उसके रूम के दरवाजे पे लिखा हुआ था बाहर मत निकलना, पर वो उसे इग्नोर करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। दहाई गुइजू की मॉम के लिए चाय बनाने किचन में जाती है और गुइजू को ड्रिंक की बॉटल नाइफ से ओपन करता हुआ देखती है। दहाई कहती है इसे ऐसे ओपन करना सेफ नहीं है, तो गुइजू इलेक्ट्रिक ओपनर ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता है। दहाई कहती है ऐसे बॉटल को टेबल के किनारे रखना सेफ नहीं है, मैं इसे ओपन कर देती हूँ। गुइजू उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी दहाई बॉटल को धक्का देकर गिरा देती है। वो गुइजू को अपनी जगह पे रुकने को कहती है और खुद सफाई करने लगती है। तभी वहाँ गुइजू की मॉम आ जाती हैं और दहाई को अपने बेटे से मिलाती हैं। वो गुइजू को बताती हैं दहाई वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। गुइजू दहाई से रूडली कहता है तो तुम यहाँ उसका इनाम लेने आई हो, मेरी मॉम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे देंगी, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे चली जाती हैं। दहाई किचन में चाय बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है। फिर वो गुइजू की मॉम की मसाज करती है। गुइजू की मॉम दहाई से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। दहाई कहती है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसका 2 बार डिवोर्स भी हो चुका है। वो बताती है कि उसके पहले हस्बैंड ने उस पर चीट किया था और दूसरा हस्बैंड ड्रिंक्स करके उसे मारता था, पर वो आज भी एक फैमिली चाहती है। गुइजू की मॉम गुइजू के बारे में बताती है कि उसने भी एक बार शादी किया था, पर उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसकी याद में वो आज भी अकेला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुइजू के डैड को घर आते हुए देखते हैं,
जो कि दहाई से मिलना चाहते थे। गुइजू की मॉम उन्हें बताती है कि उसे स्पा में काम था तो वो चली गई। नेक्स्ट सीन में हम दहाई को एक सौना में जाते हुए देखते हैं। यहाँ घर में गुइजू की मॉम गुइजू के डैड को बताती हैं कि दहाई की कोई फैमिली नहीं है, वो इस दुनिया में अकेली है। वहाँ सौना में दहाई अपनी मॉम को बुलाती है और कहती है उसे भूख लगी है। दहाई की मॉम उसे रेमन नूडल्स बना के खाने बोलती हैं। यहाँ घर में गुइजू की मॉम कहती है दहाई सिर्फ घर का खाना खाती है। वहाँ सौना में दहाई रेमन नूडल्स बनाना शुरू करती है, पर गैस बहुत दूर से चालू करती है क्योंकि उसे आग से डर लगता था। पर गैस फुल वॉल्यूम में चालू हो जाता है तो वो डायरेक्ट वॉल्व बंद कर देती है और कच्चे नूडल्स ही खाने लगती है। यहाँ घर में गुइजू की मॉम कहती हैं दहाई गुइजू की तरह नहीं है जो अपने पास से मूव ऑन ना कर पाए। इतना सब होने के बाद भी उसे एक परिवार चाहिए। गुइजू के डैड कहते हैं तुम्हें वो सिर्फ इसीलिए तो पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली है। फिर वो देखते हैं गुइजू की मॉम सो चुकी होती हैं और उनके हाथ में दहाई की दी हुई चाय की कप होती है। गुइजू की मॉम एक सपना देखती हैं जिसमें दहाई ने उनकी फैमिली रिंग पहनी हुई है। वो इस सपने के बारे में गुइजू के डैड को बताती हैं और कहती हैं मुझे लगता है हमारे परिवार को दहाई ही बचा सकती है, मुझे उसे इस सैटरडे बुलाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुइजू को देखते हैं जो कैलेंडर में 13 तारीख को देख रहा होता है। फिर वो अपनी बेटी इना के रूम के बाहर खड़े होकर कहता है ये आने वाले सैटरडे के लिए तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तभी इना अपने रूम की तरफ आती है। गुइजू उससे कहता है उस दिन मैं पानी में अपनी जान देने नहीं गया था। इना ठीक है बोल के अपने रूम में चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक जिम देखते हैं जहाँ एक सुंदर लड़की आती है। ये जिम गुइजू का होता है और वो एक जिम इक्विपमेंट पे सो रहा था। वो लड़की गुइजू के पास आके एक्सक्यूज़ मी कहती है। गुइजू को लगता है उसे ये इक्विपमेंट यूज़ करना होगा तो वो वहाँ से उठ के दूसरे इक्विपमेंट पे जाके सो जाता है। वो लड़की दोबारा गुइजू के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ के ओनर हो ना, मुझे यहाँ पर्सनल ट्रेनर की जॉब चाहिए, और अपना रेज्यूमे गुइजू को देती है। गुइजू उसे बिना पढ़े जॉब दे देता है और कल से आने के लिए कहता है। तभी वहाँ डोंगी आ जाती है और रेज्यूमे चेक करने के लिए मांगती है। वो लड़की उससे पूछती है तुम कौन हो, तो डोंगी बताती है मैं इस बिल्डिंग की होने वाली मालकिन हूँ। वो उसके रेज्यूमे में 300,000 सब्सक्राइबर देख के कहती है मैंने सुनी आजकल सब्सक्राइबर खरीदे भी जाते हैं। वो लड़की कहती है आप भी फेमस है ना, तो डोंगी शर्माने लगती है और बोलती है कि भला तुमने मुझे कहाँ देखा होगा। तो वो लड़की कहती है आप खाना खाने वाली वीडियो बनाती हैं ना, आपके खाना खाने की आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लड़की कल मिलते हैं बोलकर चली जाती है। वहाँ फिर गुइजू आता है। डोंगी उससे कहती है तुम काम पे क्यों आए, तुम्हारे बिना काम ज़्यादा अच्छा चलता है। गुइजू उससे कहता है तुम इस जगह को कैंटीन समझ के आती हो। डोंगी रिप्लाई करती है ये मेरे चिप्स का लास्ट पैकेट है, इसके बाद मैं डाइटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर मैं पतली होकर शादी कर लूँगी और मॉम मुझे ये बिल्डिंग दे देंगी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँगी। गुइजू उससे कहता है डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा और वज़न बढ़ जाएगा। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है अपनी जगह गिफ्ट खरीदने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोंगी को एक क्लिनिक में देखते हैं जो कि एक क्लाइंट को वज़न कम करने की सर्जरी के बारे में बताती है, पर क्लाइंट को डोंगी का वज़न देखकर सर्जरी पे भरोसा नहीं होता है। तभी डोंगी के कपड़े से एक बटन टूटकर क्लाइंट के फेस पे लगता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। उस क्लिनिक का डॉक्टर डोंगी से कहता है तुम्हारे वज़न को देखकर हमारे क्लिनिक पे कोई भरोसा नहीं करता है, अगली बार से क्लाइंट से डायरेक्ट मैं बात करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोंगी को एक बेकरी में देखते हैं, पर वहाँ उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। फिर वो दूसरा कार्ड देती है तो उसमें भी पैसे नहीं होते हैं। उसे न चाहते हुए भी अपने भाई के दिए हुए पैसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तभी उसकी मॉम कॉल करके बताती है कि वो दहाई को पार्टी में बुला रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम गुइजू के मॉम और डैड को गार्डन में पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं। गुइजू वहाँ बिना तैयार हुए आता है, फिर डोंगी भी आती है। गुइजू उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है तो डोंगी कहती है जल्दी आ जाएगा। फिर डोंगी अपनी मॉम से पूछती है आपने लड़की का बैकग्राउंड तो चेक किया है ना। उसकी मॉम उसे चुप होने बोलती है। गुइजू डोंगी से गिफ्ट का ट्रैकिंग नंबर पूछता है तो वो कहती है शिपिंग में टाइम लग रहा है। गुइजू समझ जाता है डोंगी ने कुछ नहीं खरीदी। वो डोंगी से कहता है तुमने सब पैसे खाने में खर्च कर दी ना। डोंगी दहाई के आने के बारे में गुइजू को बताने ही वाली होती है, तभी वहाँ दहाई आ जाती है। गुइजू की मॉम और डैड दहाई को हेलो कहते हैं और डोंगी पूछती है तुम मेरे भाई से शादी करने वाली हो, तो उसकी मॉम उसको मार के दूर करती है और दहाई को बैठने के लिए कहती हैं। और यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। So have you ever felt betrayed? Switches